बैठिए। थोड़ा इधर घुमा। कहाँ तक बताया गया था बताइए तो? 142 ना? 142। चलिए ठीक है, यही है ना? ठीक। कहता है, ध्यान दीजिएगा, कहता है कि कृषि कार्य को किस प्रकार के विकास से जोड़ा गया है बताइए। कौन विकास? ग्रामीण विकास। कौन विकास भाई? तो बताइए कि गांव के डेवलपमेंट के लिए, गांव नहीं दिखाई दे रहा है जी, गांव के विकास के लिए ध्यान रखिएगा कि कृषि कौन कार्य बताइए? कृषि और पशुपालन। कृषि और कौन? तो कृषि और पशुपालन की अगर बात करेंगे आप, तो गांव के विकास का मुख्य का जरिया तो यही है ना, कृषि और कौन? कृषि और। तो ध्यान रखेंगे कृषि कार्य जितना बेहतर होगा, कृषि, रहने दो भाई, हमको उतना नहीं, हम बहुत फिट है, जिससे सबको लाभ मिले, है ना? बात समझो। एक, हमको कोई प्रोटोकॉल का जरूरत नहीं है, बात समझ रहे हैं ना? स्पेशल कोई सुविधा हमें ना मिले जिससे कि हमको दिक्कत हो, है ना? ये ध्यान रखो। तो ध्यान रखिएगा कि कृषि, भाग जाएगा लड़का गर्मी में, बात समझ गए? तो उसको सुविधा देना पड़ता है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, कोई सुविधा नहीं मिलेगा, आइए आइए नहीं आइए नहीं। वह सोच रहे हैं दुगो फ्रिज रखवा देंगे, अगर हम कुछ लंच उंच का व्यवस्था करवा देते हैं। बात समझा? हाँ, रुक ना भाई, 5 कट्ठा बेचवा के करवा देते हैं। कृषि कार्य तो ग्रामीण विकास के लिए ध्यान रखिएगा, कृषि का गांव के विकास के लिए कृषि काफी इंपॉर्टेंस है। अंतरराष्ट्रीय फसलों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय फसलों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय फसलों के अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहां है भाई? हैदराबाद। कहां पे? लेकिन इसी में पूछ देगा कि कृषि अनुसंधान कौन, बताइए तो? कृषि अनुसंधान संस्थान। तो कृषि अनुसंधान संस्थान की अगर बात करेंगे तो ये है नई दिल्ली। कहां है भाई? कहां बताइए? तो बताइए कृषि अनुसंधान केंद्र कहां? नई दिल्ली। कहां है भाई? तो कृषि अनुसंधान केंद्र कहां है? नई दिल्ली। कहां है? जबकि याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान कहां है? कहां पे? हैदराबाद। कहां पे? तो हैदराबाद में है अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान, और इसी में पूछ देता है वन अनुसंधान। कौन सा? तो बताइए वन अनुसंधान संस्थान कहां है? कहां पे? देहरादून। कहां पे? कौन सा? तो वन अनुसंधान कहां पे? कृषि अनुसंधान कहां पे? नई दिल्ली। कहां पे? और कहता है अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान, अंतरराष्ट्रीय ने यहां पर हो जाएगा राष्ट्रीय, याद रखिएगा राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान कहां पे है? कहां पे भाई? हैदराबाद, याद रखिएगा। उत्पादन की कम होने की वजह से क्या प्रभाव होता है भाई? ये तो नॉर्मल है कि किसानों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। किसका प्रभाव पड़ेगा? किसानों पर। ऑटोमेटिक है कि किसी भी चीज का प्रोडक्शन अगर कम होगा तो उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? किसान पर। किस पर पड़ेगा? किसान। तो उत्पादन के कम होने की वजह से क्या होगा? तो किसानों को क्या होगा? नुकसान।
और किसान का नुकसान का मतलब देश का नुकसान। इसका मतलब है कि मॉनसून के कम प्रभाव के कारण कृषि का उत्पादक कम होगा, कृषि का उत्पादक कम होगा, किसान कम लाभान्वित होंगे, किसान कम लाभान्वित होंगे, देश की आर्थिक स्थिति खराब होगी। इस लेकर भारत की अर्थव्यवस्था, भारत के उद्योग कृषि पर आधारित है और भारत का कृषि मानसून पर आधारित है। अगर मानसून बेहतर नहीं रहा तो कृषि का उत्पादकता बेहतर तरीके से नहीं होगा और कृषि बेहतर नहीं होगा तो किसान आत्मनिर्भर नहीं होगा, किसान आत्मनिर्भर नहीं हुआ तो देश आत्मनिर्भर नहीं होगा। इस लेकर किसानों के सुरक्षा को लेकर सरकार की जिम्मेदारी बनता है कि अगर किसान थोड़ा भी प्रॉब्लम हो तो सब मिलकर किसानों को कम से कम सरकार देखरेख करे, ताकि किसान बेहतर होगा तभी देश की अर्थव्यवस्था और देश के उद्योग बेहतर होंगे। इस बात का ध्यान रखना है। तो किसान का क्या होगा भाई? नुकसान। किसान का क्या हो जाएगा? नुकसान। कहता है जीविका कृषि का एक अन्य नाम क्या है? दीपा। क्या नाम है? यह है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। कहां से भाई? जीविका कृषि का मतलब होता है, सिर्फ उससे याद रखिए, जीवन यापन। क्या चलेगा? जीवन यापन। और छत्तीसगढ़ से ये रिलेटेड है, दीपा याद रखिएगा। व्यापारिक कृषि में प्रमुख रूप से किस प्रकार के तकनीक का उपयोग होता है? बताइए तो। किस प्रकार के? आधुनिक तकनीक। कौन तकनीक बताओ भाई? तो व्यापारिक कृषि में ध्यान रखिएगा, जैसे गन्ना, क्या चीज? कपास, क्या चीज? क्या चीज? तंबाकू, क्या चीज? क्या चीज? रबड़, क्या चीज? ये सभी वाणिज्यिक वो व्यापारिक फसल है। वाणिज्यिक वो क्या है? वाणिज्यिक वो तो वाणिज्यिक वो व्यापारिक फसलों की अगर बात करेंगे तो वो तकनीक पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? अगर आप तकनीक के साथ खेती नहीं कीजिएगा तो ध्यान रखेंगे कि वो प्रोडक्शन होगा नहीं, जिससे किसान आत्मनिर्भर नहीं होगा, देश आत्मनिर्भर नहीं होगा। पुराने पद्धति से ध्यान रखेंगे अगर कृषि कार्य होगा तो ऑटोमेटिक है कि आपका भी डेवलपमेंट नहीं होगा। अब बताइए, अभी कोई कहे कि जो है ना, अभी मान लीजिए, हाँ पहले जो प्राचीन काल से होता रहा, चलिए ठीक है। जैसे पहले होता था कि जो गेहूं निकाला जाता था वो बैल को क्या है, बैल को घुमाया जाता था और उसके बाद जो है कि गेहूं निकाला जाता था। अब क्या है आधुनिक में, क्या आधुनिक समय में क्या है कि बड़े पैमाने पर थ्रेशरिंग है। अब तो कुछ करना भी नहीं पड़ता है, एक बार गेहूं कटेगा, एक बार गेहूं निकल जाएगा, तो ऑटोमेटिक आप पैकिंग होके आप जहां उसको सप्लाई कर सकते हैं। टाइमिंग का बचत भी हुआ और आधुनिक तकनीक का प्रयोग हुआ। अब वही पुराने पद्धति पर अगर काम होता तो इस 125 करोड़ और 140 करोड़ आदमी को अनाज मिल पाता। जब देश आजाद हुआ था 36 करोड़ आबादी को अनाज नहीं मिल पा रहा था और वही 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वही था और वही क्षेत्रफल अभी भी है। 1 इंची बढ़ा नहीं है, हो सकता है 1 आध इंची घटिए गया होगा लेकिन बढ़ा नहीं। और उतने जमीन में अब 1 अरब 40 करोड़ आबादी जो है, भरपूर ध्यान रखेंगे कि सबको खाना उपलब्ध हो रहा है, तो इसका मतलब है आधुनिक तकनीक और आधुनिक, याद रखेंगे, कृषि जो किया जा रहा है वो मशीनीकरण से किया जा रहा है, जिस लेकर फसल का प्रोडक्शन क्या है, बड़े पैमाने पर फसल का प्रोडक्शन क्या है। पहले होता था क्या, ध्यान रखेंगे कि रात वर्षा हुआ और सवेरे जब तक किसान हल बैल लेके गया तब तक पानी बह गया। अब पानी जब बह गया फिर खेत जुताइए, फिर इंतजार कीजिए कि वर्षा होगा। अब वर्षा 1 सप्ताह नहीं हुआ, इसी पीरियड में लेट हो जाता था। अब तो वर्षा शुरू हुआ और ड्राइवर ट्रैक्टर लेके 12 बजे रात में चल दिया। वर्षा हो भी रहा है, खेत का जुताई हो रहा है कि नहीं हो रहा? और बड़े पैमाने पर रात भर में आपके खेत का जुताई हो जाएगा बिना कहे भी। खाली कॉल कर दीजिए, रे बगल में हमरो खेत तनी जोत देना, जोते के कर जोत दिया कर, है ना, बात समझे। बोला कि वही भोरे गया, देखा कि हमरो खेत जोतल है, बोला ठीक है पैसा दे देंगे 1 सप्ताह के बाद, अभी नहीं पैसा है, हम तोरा जोतेल कहे थे कि, बात समझे। तो इस तरीके से आधुनिक तकनीक से खेती हो रहा है बड़े पैमाने पर, है ना। एक आदमी दिन भर घूमता था तो 1.5-2 मन गेहूं निकलता था भाई। 1.5-2 मन पूरा बैल को घुमा रहा है, 3 मन गेहूं है, 1.5 मन बैले खा गया। अब फिर है ना, अब फिर जो है 1.5 मन जो है किया,
लेकिन आज के डेट में देखेंगे थ्रेसरिंग के माध्यम से, आधुनिक तकनीक के माध्यम से हो रहा है खेती, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखेंगे आधुनिक तकनीक। कौन तकनीक भाई? चल भैया ध्यान देना है। हरित क्रांति के किस प्रमुख फसल को हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा ने अपनाया? गेहूं। कौन भाई? हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा किस फसल पर? किस फसल पर? किस फसल पर? गेहूं के उत्पादक को, गेहूं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए याद रखिएगा हरित क्रांति शुरू की गई। क्या शुरू की गई? और इसका मुख्य उद्देश्य था खाद्यान्न उत्पादन। क्या उत्पादन? डॉक्टर एम स्वामीनाथन। कौन भाई? जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। क्या दिया गया? किनको? एम स्वामीनाथन को दिया गया है ना। तो एम स्वामीनाथन को मरणोपरांत, और वो हरित क्रांति के जनक थे। हरित क्रांति के क्या थे? तो हरित क्रांति के जनक कौन? एम स्वामीनाथन। हरित क्रांति पर जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा किसका? और गेहूं के बाद चावल, गेहूं के बाद, गेहूं के बाद, गेहूं के बाद। और ध्यान रखिएगा, जैसे याद रखेंगे नीली क्रांति। कौन सा? तो बताओ भाई, नीली क्रांति का संबंध किससे है? बताओ तो। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य या मछली उत्पादन से है कि नहीं है? रजत क्रांति का संबंध, रजत अंडा है ना। और लाल क्रांति का संबंध मांस और, मांस और, मांस और कौन क्रांति? कौन? अच्छा, गुलाबी क्रांति का संबंध कौन मछली? झींगा मछली। कौन मछली? तो झींगा मछली का उत्पादन किस क्रांति से? गुलाबी क्रांति। कौन क्रांति? और दूध उत्पादन श्वेत क्रांति। दूध उत्पादन। तो बताइए, सारे क्रांति लाकर ध्यान रखेंगे पशुपालन कृषि के क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ाया गया, ताकि इतनी बड़ी आबादी को आसानी से खाद्यान्न या खाने उपलब्ध हो सके। इस लेकर ये क्रांति देश के अंदर आया। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। रबी फसल की बुआई और कटाई का समय क्या होता है? बताइए। अक्टूबर नवंबर में इसकी क्या होती है? बताइए। बुआई अक्टूबर नवंबर में क्या होती है? अक्टूबर नवंबर में क्या? तो अक्टूबर या नवंबर, अक्टूबर या क्या भाई? नवंबर में क्या होगा? बुआई। और मार्च और अप्रैल, मार्च और कब प्यारे? मार्च और अप्रैल में इसकी क्या होती है? मार्च और अप्रैल में कटाई। किसका? रबी फसल। कौन सा? रबी फसल के अंतर्गत जो फसल आएंगे, मैंने कई बार बताया, सबसे ज्यादा कौन? गेहूं। गेहूं के बाद चना, चना के बाद मसूर, मसूर के बाद अरहर भी कह सकते हैं, सरसों भी कह सकते हैं, सरसों के बाद अलसी या तीसी कह सकते हैं, जो मैंने बताया भी था। तो बताइए, मटर भी आप कह सकते हैं। ये सभी किस फसल के अंतर्गत आता है? रबी। किसके अंतर्गत? तो रबी के अंतर्गत गेहूं। क्या भाई? क्या? क्या? गेहूं के बाद चना के बाद मसूर के बाद अरहर के बाद सरसों, अलसी, मटर और खेसारी, है ना। तो याद रखिएगा, ये सभी कैसे फसल के अंतर्गत हैं? रबी फसल। किसके अंतर्गत? किसके अंतर्गत? कन्फर्म ना? ध्यान देना। नेक्स्ट सवाल। खरीफ फसल का मुख्य समय अवधि क्या भाई? जून जुलाई में बोया जाएगा। जून जुलाई में क्या होता है? तो जून, और ध्यान रखिएगा जुलाई में इसकी बुआई होगी, और अक्टूबर और नवंबर में इसकी क्या होती है प्यारे? कटाई। तो अक्टूबर और नवंबर में क्या होती है? कटाई। और बुआई कब होती है बताइए तो? बुआई कब होती है? जून और, तो जून और जुलाई में क्या होता है? क्या? तो बुआई कब होता है? जून और, जून और, तो जून और जुलाई में क्या होता है? और अक्टूबर और नवंबर में? अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर।
कंफर्म ना? केकर खरीफ किसका? और खरीफ की बात करेंगे इसमें धान कौन सा? ध्यान दो भाई, धान क्या चीज? धान के बाद मक्का कौन सा? ज्वार क्या? ज्वार के बाद बाजरा क्या भाई? बाजरा के बाद मूंगफली, मूंगफली के बाद सोयाबीन कौन सा? सोयाबीन। धान मक्का ज्वार बाजरा मूंगफली सोयाबीन, कपास, और कपास के बाद जूट। ये सभी ध्यान रखिएगा, ये कैसे फसल के अंतर्गत हैं? कैसे फसल? तो खरीफ के अंतर्गत ध्यान रखिएगा, खरीफ के अंतर्गत पहला है धान। कौन पहला? कौन? धान के बाद मक्का के बाद ज्वार बाजरा मूंगफली सोयाबीन कपास। ये कैसे फसल? खरीफ फसल। कैसे फसल? खरीफ फसल की बुआई होती है, ध्यान रखिएगा, जून और जून जून जुलाई, और कटाई होता है अक्टूबर और अक्टूबर। कन्फर्म ना? ध्यान देना। नेक्स्ट सवाल, पंजाब और हरियाणा में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था क्या? बताओ क्या भाई? क्या बताइए तो? अनाज का क्या करना है? उत्पादन को बढ़ाना। अनाज का क्या करना है बताओ तो अनाज का उत्पादन क्या करना है बताइए? अनाज का उत्पादन, अनाज का उत्पादन हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य यही था ना। लेकिन इतना बढ़ा दिए कि आदमी गड़बड़ा गया। बात समझे? अनाज तो मैंने बढ़ाया, आदमी भी बढ़ा दिया, लेकिन ऊपर वाला आदमी का उम्र काट काट के सब में दे दिया। पहले 40 करोड़ आबादी था, हल बैल से खेती होता था, जैविक खाद का प्रयोग होता था, 80-90 साल तक ऐसू बच जाता था। अब क्या है कि आदमी हो गया 1 अरब 40 करोड़। और ध्यान रखें, खाने की कोई कमी नहीं, आधुनिक कृषि पद्धति हो गया। 50 साल में क्लीन बोल्ड, 30 साल सीधे खत्म। बीच में भी मौका मिलेगा एलबीडब्ल्यू का। थर्ड एम्पायर हॉस्पिटल में पड़ा है डिसीजन लेने के लिए वेंटिलेटर पर, है कि नहीं है? थर्ड एम्पायर वही है ना। पहले इतना आदमी को थर्ड एम्पायर का डिसीजन नहीं मिलता था। अपना बूढ़ा भी है तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से जी रहा, आज से 50 साल पहले। अब तो क्लीन बोल्ड होने का चांस, सबसे क्लीन बोल्ड होने का चांस है अभी के डेट में। सुनिएगा, हार्ट अटैक। ठीक है था, नहीं रहे, कहां चले गए? सुन रहा है ना केस? ये हुआ क्लीन बोल्ड, जकरा में एकदम सीधा डायरेक्ट, एकदम कोई मौका नहीं। और उसके बाद है बीच में इधर लीवर तीवर वाला प्रॉब्लम है ना, इंटरनल प्रॉब्लम, वो है थर्ड एम्पायर। बात समझा? डीआरएस है ना, थर्ड एम्पायर। बचेगा कि नहीं बचेगा कोई कहना? बचियो सकता है, नहीं बच सकता, है कि नहीं है? और सबसे ज्यादा भारत में ध्यान रखिएगा, वो सब तीनों लड़की क्या कर रही है? उम्र मामला ध्यान दीजिएगा। सबसे ज्यादा भारत में कैंसर मरीज कहाँ है? पंजाब में। कहाँ पे? हर एक घर में 1-2 है, हर एक घर में। हाँ, हर एक घर में 2। स्पेशल वहां से ट्रेनें वो चलता है, कैंसर ट्रेन, प्रबरखली कैंसर। जैसे महावीर संस्थान जाइएगा, केवल कैंसर पेशेंट आपको मिलेगा। तो आज से 50 साल पहले कोई सुनता था, और अब तो गांव में नॉर्मल हो गया। 2-4-10 गो केस ऐसे निकल जाएगा, 2-4 गो सुनिएगा नॉर्मल निकल रहा। तो अभी जब ये हाल है, तो आने वाले अगला 50 साल तो आदमी 25 साल भी जी लेगा तो बोलेगा चलो ठीक है। बात समझे? बोलेगा इतने उम्र होता है, फिर हो जाएगा 5 साल। बात समझे? धीरे धीरे आदमी विलुप्त हो जाएगा। बात समझे? इतना गर्मी से, अरे पग, जो ओरिजिनल बात बता रहे हैं, रूस पूरे यूरोप में फर्टिलाइज दर बिल्कुल कम है। इतना ठंडा पड़ता है कि प्रजनन
वहां नथिंग है। सरकार चिंता में कि की होगा। और एक समय इंडिया में भी आएगा कि स्थिति इतना खराब, जैसे आदमी विलुप्त होगा ये सत्य है, आदमी समाप्ति धरती पर से होगा ये सत्य है। और ज्यादा हमको नहीं लग रहा है, 100-200 साल की बात कर रहे हैं। आज से 50 साल पहले जयित बोलेगा कि बहुत प्राचीन काल था। और वर्तमान समय की अगर बात करेंगे तो हम आधुनिक में जी रहे हैं अभी। और आज का 50 साल बाद हम कितने आधुनिक हो जाएंगे समझ रहे हैं आप लोग। आज का 2 जनरेशन बाद फुल्ली आधुनिक हो जाएगा। ये खानों जो है कंप्यूटर से मंगवा लेगा। हो रहा है ये जो जोमेटो, अभी आदमी सारा है ना, आदमी नहीं आएगा, ड्रोन आएगा, खिड़की के पास आके खड़ा रहेगा, ड्रोन रिसीव कर लिए। मात्र 2-4-10 साल में ही हो जाएगा। अगला 5 साल में हाँ कोई जोमेटो वाला आदमी नहीं आएगा, वो आएगा उसी में स्कैनर लगल रहेगा, पैसा दीजिएगा तो ड्रोन देगा, नहीं तो चल लियो। समझ रहे हैं ना। अरे ऐसा दुनिया में हो रहा है, बात समझे ना। तो धीरे धीरे आदमी कमी तो फिर आदमी सोचेगा कि सब काम हमको आदमी कर दे, मशीनें कर देता है, तो ज्यादा आदमी से मतलब क्या है। फिर आदमी धीरे धीरे सेल्फ हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। अभी जब इतना सेल्फ हो गया है, किसी को मतलब नहीं किसी से है, तो समाज खत्म हो गया। तो वही बात आने वाले 50 साल में होगा, मशीने से बात करेगा, रोबोट से। जापान जाइए ना, फ्रेंड ट्रेंड खत्म हो गया, बात समझे। हाँ रोबोटे है फ्रेंड, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रोबोटवे है, ओकरे ले घुमा रहा है जापान में। अभी शहर में कुत्ता ले घुमाता है कि नहीं घुमाता है, घुमा रहा है ना, वो कुत्ते के ले घुमाएगा। एक दिन जा रहे थे, बीच में आ गए, हम के तू पागले है कि। अरे भाई कम से कम जो ठीक है ले घुमा रहा है तो पूरा कंट्रोल में रखोगे कि एकदम अनकंट्रोल कर देगा। तो आने वाले समय में यही होगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कहता है भाई कि जायद फसल की बुआई किस समय की जाती है और इनमें कौन कौन सी फसलें आती है। मार्च अप्रैल में बुआई होती है और मई और जून तक रहता है सब्जी और फल। सब्जी और क्या भाई, सब्जी और क्या, फल। देख भाई जायद फसल की बात करेंगे ना तो मार्च अप्रैल में कर क्या होता है, बुआई। ऐसे तो आप यूं कह लीजिए कि फरवरी मार्च ही रखिए, लेकिन मार्च अप्रैल में भी बुआई होता है। लास्ट मार्च और फर्स्ट वीक अप्रैल में इसकी अथी हो जाती है। 30 दिन में तो ये तैयार ही हो जाता। अगर आप लौकी देखेंगे, नेनुआ देखेंगे, आप तरबूज देखेंगे, खीरा देखेंगे, ककड़ी देखेंगे, तो ये 30 से 40 दिन में क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। अब पूरे अप्रैल मई और जून, अप्रैल मई और जून, बताइए अभी बड़े पैमाने पर तरबूज खीरा ककड़ी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। बड़े पैमाने पर मूंग, किसकी खेती होती है, मूंग। तो याद रखेंगे तरबूज, क्या भाई, तरबूज। तरबूज के अलावा याद रखेंगे, तरबूज के अलावा याद रखेंगे ककड़ी, क्या भाई, ककड़ी। ककड़ी के अलावा खीरा, क्या भाई, और खीरा के अलावा मूंग, क्या चीज, मूंग। ये बड़े पैमाने पर इसकी ध्यान। अब कोई आएगा, एगो नहीं आएगा, कटल है। हाँ तो ठीक है, चल रहा है, अभी आया है, चला शुरू हुआ। चलो भाई ऑनलाइन वाला बताएगा कमांडो चल रहा है तो यस कमेंट करेगा, चल रहा है तो यस कमेंट करो फटाफट, ताकि हम भी देख सकें क्या है मामला। स्टार्ट हो गया, हाँ अच्छा ठीक है, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, चल रहा है तो शुरू करते हैं। यहाँ नहीं दिखाई दे रहा, चलिए चल रहा है तो यस कमेंट करेंगे फास्ट। तो ध्यान रखिएगा, धान, क्या भाई, गेहूं, कौन सा, कन्फर्म ना। जबकि मसाले, कौन भाई, मसाले का उत्पादन कौन करता है, केरल। कौन करता है, किसका उत्पादन बताइए, मसाले का, किसका। अच्छा, मध्य प्रदेश। कौन मसाले में,
मसाला बहुत है। एक तो है गरम मसाला, एगो है धनिया, हल्दी, अदरक, लहसुन। ये भी देखना है ना, तो ये कौन मसाला देखना है हम, बात समझ गए ना। हाँ, ये अलग अलग से हमको बताइएगा। गोल मिर्च, इलायची, दालचीनी, इस सब में के ज्यादा है। और उसे ने हमको बढ़िया से देख के आइएगा कि मसाले, तो मसाले में हल्दी भी आता है। हल्दी को की कहते हैं, कहते हैं ना, वो भी आता है। अदरक भी आ जाता है, धनिया आ जाता है, मिर्च पाउडर भी आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अलग वेरीफाई कीजिएगा कि कार्डेम, इलायची का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है। अब दुइये को हम मानते हैं, एक दालचीनी, इसके बाद इलायची, उसके बाद गोल मिर्च और लौंग। ये चारों का उत्पादन चेक करके आइएगा, तब हमसे बात कीजिएगा। हाँ, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। हो गया ना। तो सोयाबीन याद रखिएगा, मध्य प्रदेश। कहता है मूंग, उड़द खास तौर पर किस फसल के अंतर्गत आता है प्यारे? दलहनी फसल। कौन फसल बताओ? तो दलहनी फसल के अंतर्गत कौन आता है बताइए? मूंग और कौन? अच्छा बताइए, मूंग और उड़द। मूंग और कौन भाई? मूंग और, तो मूंग और उड़द याद रखें कैसे फसल? दलहनी। कौन सा? अब मूंग है याद रखेंगे जायद। कौन फसल? कौन? तो बताइए मूंग कैसा फसल है? जायद। कौन सा? ये किस ऋतु में होगा? ग्रीष्म। किस ऋतु में? तो बताइए ग्रीष्म ऋतु में कौन भाई? जायद। कौन? तो मूंग किसके अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत? जायद। किसके अंतर्गत? कौन सा? मूंग। कौन सा? और याद रखिए इसका ड्यूरेशन क्या है? ग्रीष्म काल। कौन काल? तो ग्रीष्म काल में याद रखेंगे किसका? मूंग का। किसका? मूंग का। और ये पीरियड होगा जायद। क्या होगा? जायद। जबकि ध्यान रखेंगे ये दलहनी के अंतर्गत है, जबकि सारे दलहनी फसल है रबी। सारे दलहनी फसल क्या है? तो सारे दलहनी फसल क्या है? जबकि दलहनी में मूंग क्या है? जायद। मूंग क्या है? मूंग क्या है? तो मूंग जायद है लेकिन दलहनी है। जबकि ध्यान रखिएगा लगभग सारे दलहनी फसल शीत ऋतु के अंतर्गत होता है। किसके अंतर्गत? किसके अंतर्गत? शीत ऋतु के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा। धान की फसल के लिए उचित भूमि कैसी होनी चाहिए भाई? कैसी बताइए? जलोढ़। कैसी? जलोढ़ मिट्टी को ही दोमट मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? कौन मिट्टी बताओ? इसी को याद रखेंगे, कहीं कहीं पर कछारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसी को कांप मिट्टी। कौन मिट्टी? तो बताओ भाई कछारी। कौन सा? अरे कौन सा भाई? कछारी के बाद, कांप के बाद दोमट। कौन सा? कौन सा? कौन सा? कौन सा? तो जलोढ़ मिट्टी का पहला नाम दोमट। कौन सा? दोमट के बाद कछारी के बाद। क्लियर? तो ये कैसा मिट्टी? और जलोढ़ को दो भाग में बांटते हैं, खादर और क्या? खादर और, तो बताइए नई जलोढ़ को क्या कहते हैं? नई जलोढ़ को, नई जलोढ़ को। अब पुरानी को, पुरानी, पुरानी। इसमें जल अवशोषण की क्षमता, किसकी क्षमता? तो याद रखेंगे जल अवशोषण। कौन अवशोषण बताओ? जल अवशोषण की क्षमता। किसकी क्षमता भाई? जल अवशोषण की एक मिनट, नहीं भाई इसमें नहीं होती है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा। इसमें ये मिट्टी का निर्माण नदियों के द्वारा। किसके द्वारा बताइए? नदियों के द्वारा इस मिट्टी का निर्माण होता है। तो इस मिट्टी का निर्माण जो होता है वो किसके द्वारा होता है बताइए तो?
किसके द्वारा होता है बताइए? नदियों के द्वारा। किस मिट्टी का निर्माण? तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा? नदियों के द्वारा। किसके द्वारा? और भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रों में कौन मिट्टी? जलोढ़। कौन? पहला तो गंगा ब्रह्मपुत्रा का मैदान। कौन मैदान? गंगा। और दूसरा नदी का डेल्टा। नदी का, तो नदी का डेल्टा और गंगा का मैदान। नदी का डेल्टा और नदी का डेल्टा और नदी का डेल्टा और नदी का डेल्टा और क्लियर ना? तो नदी का डेल्टा और गंगा के मैदान में कौन मिट्टी? कौन? कन्फर्म। भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी। क्लियर ना? ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन है? चीन। कौन भाई? कौन? तो सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन कौन करता है बताइए? कौन? कन्फर्म ना? तो ध्यान रखिएगा कि सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन कौन करता है, और चावल का भी उत्पादन कौन करता है? कौन? बताइए। चाय का उत्पादन कौन करता है? अरे कौन करता है? चाइना। कौन? तो भारत में चाय सबसे ज्यादा कौन? हाँ, भारत में आसाम। और दुनिया में? अब भारत में आसाम। तो दुनिया में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन कौन करता है? और चावल का? और गेहूं का? कन्फर्म ना? तो याद रखिएगा, दुनिया के मार्केट पर एक छत्र वर्तमान में अधिकार किसका है? चाइना का। किसका? चाइना का। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि चाइना, ध्यान रखिएगा कि चाइना बड़े पैमाने पर किसी चीज का प्रोडक्शन करता है। ये बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करता है, इस लेकर लागत जब कम होगा तो उत्पादन को वो बढ़ा देता है। जब कोई चीज में पैसा कम लगेगा तो उत्पादन ऑटोमेटिक आप बढ़ाएंगे, और बड़े पैमाने पर जब करता है तो ऑटोमेटिक है पैसा कम लगेगा। इस लेकर चाइना हर एक मामले में, दुनिया में जितना ज्यादा एसी बनता है 60% एसी एयर कंडीशन वही बनाता है। 60 से 70% एसी वही बनाता है। 60 से 70% वेंटिलेटर वही बनाता है। कौन? कोरोना फैला दिया, वेंटिलेटरों बेच लिया। ले भी रहा है वेंटिलेटर, है ना, ऑक्सीजन सिलेंडर ले रहा है। उपाय भी कुछ नहीं है ना। यहाँ तो क्या है, यूपी और बिहार में श्रम संसाधन ज्यादा है, आदमी ज्यादा है। अब आदमी ज्यादा है तो यहाँ पर कोई टेक्नोलॉजी का कोई पढ़ाई नहीं, सिर्फ पढ़ाई अपने जीवन को बेहतर करने के लिए और अपने परिवार के लिए। देश समाज। कहाँ से मोबाइल मिलेगा? आज यहाँ पर 400 लड़का है, आप देखेंगे कि 350 के पास चाइना का सेट होगा। है कि नहीं है? ओप्पो, वीवो, रियलमी, रेडमी यही है ना। तो बताइए चाइनीज सेट है कि नहीं है? है कि नहीं है? आप लाचार हैं लेने के लिए। क्यों? क्योंकि सस्ता में मिल रहा है और उपयोग करना है तो लेना है। चलिए, इस लेकर चीन दुनिया में, याद रखेंगे, हर एक चीज में अब आगे हो गया है। भारत का अधिकांश गेहूं का उत्पादन किन राज्यों से प्राप्त होता है? पंजाब, हरियाणा और कहां से भाई? उत्तर प्रदेश। पंजाब, हरियाणा और कहां से? पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन कौन करता है बताइए तो? उत्तर प्रदेश। कौन करता है भाई? उत्तर प्रदेश। और प्रति हेक्टेयर कौन करता है? अगर पूछेगा प्रति हेक्टेयर कौन करता है? कौन? प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन? अब यही क्वेश्चन दे देता है पहला ऑप्शन। देखो, सवाल कोई बड़ा उड़ा नहीं रहता, कोई हार्ड उड नहीं रहता। सवाल आपके दिमाग पर है, सिर्फ आपके दिमाग को चेक किया जा रहा है। सीधे दे दिया, भारत में प्रति हेक्टेयर गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन राज्य करता है? कौन? पंजाब। अब पहले ऑप्शन में है उत्तर प्रदेश, और जैसी देखे कि सबसे ज्यादा हेक्टेयर गया बाढ़ भाड़ में, मार दिया यूपी। लड़का गलती बस यही कर करके आ रहा है। 10 सवाल जो आपका गलती होता है ना, बस इसी दिमाग के कारण कि आप इतना ओवर कॉन्फिडेंस में रहते, कहते इस सवाल पूछा है। ये तो बच्चा वाला कहां से कहां सवाल लेके आ जाता है।
और जब एग्जाम देके सेंटर पर से निकले यूपी आंसर मार के, तब वहां है प्रति हेक्टेयर उत्पादन में सबसे ज्यादा कौन है। तब आपका दिमाग खनका कि भाई ये तो गड़बड़ कर दिए हम, यूपी नहीं होगा ये पंजाब होगा। 10 क्वेश्चन यही गलती करके लोग आता है और मेरिट से हट जाता है। और इसी से बचना और इसी को सीखना है। ये जब आप सीख गए तो ऑटोमेटिक है, ये कला जब आप सीख गए सही करने का तो ऑटोमेटिक है रिजल्ट, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप गलती तो उसको वही ना तेजा आया है का हेल्थ यही ना बता रहे हैं। तो इस तरह का आप जब सवाल आएगा तो उसको बढ़िया से पढ़ के बनाइएगा, धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा, सवाल सही होना शुरू हो जाएगा। तो याद रखिएगा पंजाब हरियाणा प्रति हेक्टेयर पूछेगा तो क्या मारिएगा, पंजाब प्रति हेक्टेयर। और सबसे ज्यादा अगर पूछेगा तो यूपी, सबसे ज्यादा यूपी, याद रखिएगा। भारत में ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है प्यारे, महाराष्ट्र। किसका, ज्वार। ज्वार मोटे अनाज में आता है, कैसे अनाज में आता है, मोटे अनाज में। कौन भाई बताइए तो, कौन, ज्वार। और ज्वार के बाद एक है बाजरा, कौन सा, कौन सा, बाजरा कहाँ होता है, राजस्थान। बाजरा कहाँ होता है, और ज्वार कहाँ पे, कहाँ पे, ये वैसे क्षेत्र में ये दोनों अनाज होता है जहां पर मौसम शुष्क रहता है। जहां पर मौसम क्या रहता है, जहां पर मौसम क्या रहता है, जहां पर मौसम क्या, तो जहां पर मौसम शुष्क रहेगा, वर्षा कम होगा, वहां पर ज्वार और बाजरे की खेती। ज्वार और किसकी, ज्वार का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, कौन करता है, महाराष्ट्र। और बाजरा कौन करता है, कौन, कौन, सरसों का भी उत्पादन बताए थे कौन करता है, राजस्थान। कौन, कंफर्म ना। अब मूंगफली सबसे ज्यादा गुजरात, मूंगफली, मूंगफली, मूंगफली गुजरात। और सोयाबीन मध्य प्रदेश। कौन, कंफर्म ना। आगे कपास की सबसे उत्तम भूमि को, उत्तम भूमि कौन सी होती है बताइए। तो याद रखें कपास की सबसे उत्तम भूमि कौन सी होती है, छोटे पैमाने के उद्योग। कैसे उद्योग बताइए, कैसे पैमाने के उद्योग भाई, छोटे पैमाने के उद्योग। कपास के सबसे उत्तम भूमि कौन सी होती है, छोटे पैमाने के उद्योग। जबकि ध्यान रखिएगा कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, कौन भाई, और गुजरात के बाद महाराष्ट्र। कौन सा बताइए, इसकी खेती किस मिट्टी में होती है, कौन मिट्टी, काली मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी, काली मिट्टी या। भारत में चाय का उत्पादन किन राज्यों में होता है भाई, किस राज्य में, आसाम और पश्चिम बंगाल। आसाम और कहां पे, आसाम और कहां पे, तो बताइए चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, आसाम। कौन करता है, और आसाम के बाद कौन करता है, आसाम के बाद, आसाम के बाद। और सबसे ज्यादा कहां होता है, कहां पे, कहता है भारत में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, केरल और कर्नाटक। केरल और कहां पे, केरल और कहां पे भाई, तो केरल और कर्नाटक में सबसे ज्यादा क्या होता है बताइए तो, रबड़। क्या चीज, तो रबड़ का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, केरल और, केरल और, केरल और, केरल और, केरल और। तो सबसे ज्यादा रबड़ का उत्पादन कौन, केरल और ये रबड़ होता है सदाबहार वन में। किस वन में, किस वन में, भारत की सबसे अधिक मिर्ची का उत्पादन कौन करता है, कौन भाई, और वो रेड वाली जो मिर्ची होती है, लाल मिर्च। कौन मिर्च बताइए, तो बताइए लाल मिर्च का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, कौन। इसी में आएगा, आ गया कि गोल मिर्च का उत्पादन केरल। अब बताओ लाल मिर्च कौन, अरे लाल मिर्च आंध्र प्रदेश। और गोल मिर्च, गोल मिर्च, तो गोल मिर्च का उत्पादन कौन, केरल। और लाल मिर्च का आंध्र प्रदेश। कौन सा, कौन सा, कंफर्म ना।
नेक्स्ट सवाल, भारत में नायलॉन का निर्माण कब शुरू किया गया था? 1800 1800 किसका? नायलॉन से भी याद रखेंगे कई तरह के वस्त्र का निर्माण होता है। कच्चे माल पर आधारित भारी उद्योग उदाहरण है, कौन उद्योग बताइए? कौन उद्योग बताइए? इस्पात उद्योग। कौन उद्योग भाई? इस्पात उद्योग। कौन उद्योग? भारत में लौह इस्पात। कौन इस्पात बताओ? भारत में लौह इस्पात उद्योग की स्थापना ध्यान रखेंगे 1874 1874 ईस्वी में पश्चिम बंगाल, कहां पे भाई? पश्चिम बंगाल के कुल्टी में किया गया था। पश्चिम बंगाल के कुल्टी में किया गया था। कहां किया गया था बताइए? अरे 1874 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के कहां पे? कुल्टी में। पश्चिम बंगाल के, तो 1874 में पश्चिम बंगाल के कहां पे? कुल्टी में। कहां पे? किसका? लौह इस्पात। कौन इस्पात? तो लौह इस्पात उद्योग की शुरुआत कब की गई? 1800 जबकि इस्पात इंडस्ट्री से टाटा, किसकी स्थापना? टाटा की स्थापना की गई 1907। 1900 किसकी स्थापना? तो टाटा की स्थापना कब की गई? 1900 किसका? लौह इस्पात उद्योग की शुरुआत कब की गई थी? 1800 कन्फर्म ना? पश्चिम बंगाल के कुल्टी में। पश्चिम बंगाल के सूत की कताई और बुनाई का मुख्य केंद्र कहां है भाई? मुंबई। मतलब भारत का सबसे बड़ा सूती वस्त्र केंद्र की अगर बात करेंगे तो भारत का सबसे बड़ा सूती वस्त्र केंद्र कौन है? मुंबई। भारत का सबसे बड़ा सूती वस्त्र केंद्र कौन है? मुंबई। कौन भाई? मुंबई। भारत में किस राज्य को रेशम का घर भी कहा जाता है? किसको? इसी लेकर कर्नाटक में एक जगह है, या सॉरी, कर्नाटक में घर का रेशम का, बिल्कुल सही है। इसी लेकर कर्नाटक में एक जगह है मैसूर। कौन सा? कौन सा? जहां पर सिल्क उद्योग है। कौन उद्योग भाई? सिल्क उद्योग की बात करेंगे। और गौर करेंगे बिहार में सबसे ज्यादा सिल्क का उत्पादन बिहार में कहां भाई? भागलपुर। कहां पे? कौन उद्योग बताइए? सिल्क उद्योग। कौन सा? सिल्क या रेशम का सबसे पहला याद रखिएगा मूंगा। कौन सा? रेशम के पहले क्वालिटी में मूंगा। कौन सा? मूंगा के बाद याद रखेंगे मलबरी। कौन सा? मलबरी के बाद तसर। कौन सा? कौन सा? और तसर के बाद एरी। कौन सा? ये चारों वेराइटी याद रखेंगे किसका है? किसका? रेशम का। किसका? तो रेशम का पहला कौन? मूंगा। पहला कौन? मूंगा। पहला कौन? मूंगा के बाद तसर के बाद मलबरी के बाद एरी। ये सारे किसके वेराइटी हैं? किसके? तो रेशम का पहला वेराइटी कौन? मूंगा। पहला कौन? मूंगा के बाद तसर के बाद मलबरी के बाद एरी। मलबरी के बाद पहला कौन? मूंगा के बाद तसर मलबरी। कन्फर्म। भारत में सबसे ज्यादा सिल्क का उत्पादन कर्नाटक। कौन? 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 और बिहार में। बिहार में। नेक्स्ट सवाल, भारत में इस्पात का निर्माण के सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? सेल। कौन? और ये भारत सरकार की कंपनियां। किसकी कंपनियां हैं? कौन भाई? तो सेल किसकी है भाई? कंपनियां भारत सरकार। किसकी है? किसकी है? कौन सी? और इसके अंतर्गत ही भारत के सारे लौह इस्पात उद्योग केंद्र हैं। वो राउरकेला हो, भिलाई हो, दुर्गापुर हो, बोकारो हो, भद्रावती विश्वेश्वरैया कर्नाटक हो, सेलम तमिलनाडु हो, ये सारे के सारे इस्पात उद्योग सेल के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? और सेल ही इसको क्या करता है? नियंत्रण करता है। सेल इसका क्या करता है? सेल क्या करता है?
और ध्यान रखेंगे कि इस तरह से यह सेल जो है लौह इस्पात उद्योग के अंतर्गत आता है। क्लियर? चलिए आज का सेशन यहीं तक।
हेलो। आप लोग का क्वेश्चन कुछ तैयार हो गया है और कुछ क्वेश्चन तैयार हो रहा है। तो पीडीएफ जो है वो आज नहीं मिलेगा, वो मिलेगा कल, ठीक ना। हाँ हाँ भाई, एससीईआरटी से ही मिलेगा, बुके से ना मिलेगा। नहीं, अलग से हम कैसे बनवाए, हम बिपिन चंद्र थोड़ी हैं। स्टार्ट करें क्या कल? ठीक क्या है? कल कहाँ तक बताए थे? कहाँ तक बताए थे? 15। तो घुमा दो ना थोड़ा सा। चलिए, 15 हो गया था ना। हमारे संविधान में जो जातिगत भेदभाव का बात किया गया मौलिक अधिकार में ना, अब मौलिक अधिकार किस भाग में? तीसरा भाग में ना। चलिए, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि प्राचीन भारतीय समाज में जो सबसे निचले स्तर पर किस समूह को स्थान दिया गया था? किसको दिया गया था? शूद्र को दिया गया था। जब प्राचीन इतिहास को पढ़िएगा तो भारत में नवपाषाण काल के बाद जो पहला सभ्यता शुरुआत हुआ वो भारत का नगरीय सभ्यता था। और नगरीय सभ्यता बोले तो सिंधु सभ्यता ना। सिंधु सभ्यता ग्रामीण सभ्यता था या नगरीय सभ्यता था? नगरीय सभ्यता था। या इसी को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता के बाद भारत में ग्रामीण सभ्यता आई और भारत में जो ग्रामीण सभ्यता आई उसी को वैदिक सभ्यता कहा गया। वैदिक सभ्यता नगरीय सभ्यता नहीं थी। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। और वैदिक सभ्यता जो है वो आर्य को कहा जाता है। आर्य के द्वारा वैदिक सभ्यता लाया गया। तो उसमें 4 वेद, कितने वेद लिखे गए? 4 वेद। पहला कौन सा था? ऋग्वेद। दूसरा, तीसरा यजुर्वेद ना, और चौथा अथर्ववेद। तो सबसे अंतिम वाला वेद कौन सा था? अथर्ववेद। और सबसे प्राचीन वाला पूछेगा तो ऋग्वेद था। ऋग्वेद में 10 मंडल हुए। कितने मंडल हुए? 10। और 10 मंडल जब देखते हैं तो उसी में से जो अंतिम मंडल था जो सबसे बाद में लिखा गया, 10वां मंडल। और 10वां मंडल में जो है वो वर्ण व्यवस्था का बात किया गया। और वर्ण व्यवस्था का जो बात किया गया उसमें 4 वर्ण को बताया गया। और 4 वर्ण जो था, एक ब्राह्मण था, दूसरा क्षत्रिय था, तीसरा वैश्य था और चौथा कौन था? शूद्र था। लेकिन ये जो वर्ण सिस्टम बांटा गया था वैदिक काल में वो अंतिम समय में बांटा गया था। अंतिम समय में यानी कहने का मतलब जब वैदिक सभ्यता को देखते हैं तो वैदिक सभ्यता 1500 से 600 बीसी ना, कब से कब तक रहा? 1500 से 600। और 1500 से 1000 बीसी वाला जो टाइम है वो तुम्हारा ऋग्वेदिक काल कहलाता है। और 1000 से जो 600 बीसी वाला समय काल है वो उत्तर वैदिक काल कहलाता है। तो कहा जाता है कि जब 1500 से जो 1000 पढ़ते हैं
तो अंतिम समय में, जिस समय उत्तर वेदिक काल की शुरुआत होती है, उस समय वर्ण व्यवस्था को लाया गया। इसलिए ऋग्वेदिक काल में शुरू में वर्ण व्यवस्था नहीं थी। यदि आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ दे कि क्या ऋग्वेदिक काल की शुरुआत होते ही वर्ण व्यवस्था शुरुआत हो गया था, ऐसा नहीं था। अंतिम ऋग्वेदिक काल में जो है तुम्हारा, वो वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई। और जब अंतिम ऋग्वेदिक काल देखिएगा तो उसी समय 10वां मंडल लिखा गया था। और ये जो बांटा गया था वो जन्म के आधार पे नहीं, कर्म के आधार पे बांटा गया, बाय वर्क बांटा गया। कि यानी आपका कर्म जो है वो आपको कौन सा वर्ण देगा, वो आपका कर्म बताएगा। तो सबसे निचले स्तर पे जो रखा गया था वो तुम्हारा किसको रखा गया था? शूद्र को। और सभी को काम बांट दिया गया था कि ब्राह्मण का काम होगा नॉलेज देना, क्षत्रिय का काम होगा उसको प्रोटेक्ट करना, वैश्य का काम होगा व्यापार करना, और शूद्र का काम होगा बाकी तीनों का सेवा करना। तो जो सबसे समूह में नीचे स्तर पे रखा गया था वो किसको रखा गया था? शूद्र को रखा गया था। और यही बात उत्तर वेदिक काल में जन्म के आधार पर कर दिया गया। सेम चीज रखा गया, वर्ण सिस्टम। लेकिन उत्तर वेदिक काल कहा जाता है कि समाज में डिस्पैरिटी आई, समाज में विषमता आया। और विषमता आने की वजह से जो है समाज जो है वो जो पहले कर्म के आधार पे बटा हुआ था वो तुम्हारा जन्म के आधार पे बटा। यानी अब ब्राह्मण के यहाँ ब्राह्मण का ही जन्म होगा, भाई साहब क्षत्रिय के यहाँ क्षत्रियों का ही जन्म होगा। जब ये प्रथा चलती है तो इसको कहा जाता है कि जन्म से प्रथा चलना। जैसे आज कर्म के आधार पे है या जन्म के आधार पे है? जन्म के आधार पर है। तो हम लोग उत्तर वेदिक काल को जो है फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? और यही कारण बना आज जो इतना आरक्षण का बात देखते हैं, या जो अनुच्छेद 15 पढ़ते हैं या अनुच्छेद 16 पढ़ते हैं या 17 पढ़ते हैं, तो 17 अस्पृश्यता का अंत कर रहा है। इसका कहीं ना कहीं शुरुआत उत्तर वेदिक काल में ही हो गया। यानी जितना भी आप टर्म एंड कंडीशन देख रहे हैं संविधान में, उसका मेन शुरुआत जो है वो उत्तर वेदिक काल में ही हुआ। और हम लोग यही नहीं समझ पाते हैं, हम लोग मेन चीज को नहीं ढूंढते हैं, हम लोग बस उसका समाधान करते हैं। ठीक है, लेकिन समाधान करते हैं उस शाख का, उस पेड़ का जड़ का समाधान हम लोग करते ही नहीं है। और जिस दिन उस पेड़ के जड़ का समाधान कर लिए, उस दिन संविधान में या संसद को कोई ऐसा अधिनियम बनाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। और ये जो जड़ है, ये जड़ उत्तर वेदिक काल का सोच है। और आज जो देखते हैं कि कहीं जाति के लिए लड़ाई हो रहा है, कहीं धर्म के लिए लड़ाई हो रहा है। बंगाल को देख लीजिए, अभी बंगाल में चल रहा है ना, और बंगाल में चल रहा है तो कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर ही चल रहा है, और धर्म के नाम पर चल रहा है। तो इसकी शुरुआत, और इतनी बड़ी विविधता वाली देश में भाई साहब हम लोग जड़ को समाप्त करने का बात नहीं करते हैं, हम लोग बस टहनी को काटते हैं। और ये सिर्फ टहनी को काट रहा है, जड़ को कौन नहीं काटता है? यहाँ का पॉलिटिक्स। और यहाँ का पॉलिटिक्स यानी यहाँ का राजनेता जिस दिन हम लोग को बेवकूफ बनाना छोड़ देगा और हम लोग बेवकूफ बनना छोड़ जाएंगे, उस दिन देखिएगा इस जड़ को ही समाप्त कर दिया जाएगा। तो हम लोग बस टहनी को काटते हैं। तो ये सबसे निचले स्तर पर रखा गया था शूद्र को। क्लियर है? आगे देखिए, भारतीय संविधान में एक व्यक्ति को अपना धर्म चुनने और उसका पालन करने का स्वतंत्रता दी गई है। क्या अनुच्छेद में है? 25वां अनुच्छेद ना। जैसे आप लोग धर्म की स्वतंत्रता पढ़ते हैं ना, तो धर्म की स्वतंत्रता कितना से कितना है? 25 से 28। धर्म की स्वतंत्रता कितना है? 25 से 28 है ना। और उसमें जो आप अनुच्छेद 25 देखते हैं, तो अनुच्छेद 25 जो है वो व्यक्तिगत अधिकार को बताता है। आपका व्यक्तिगत जो है, जिस धर्म को मानना है या जिस जैसा आचरण करना हो, जैसा पालन करना हो, धर्म का प्रचार प्रसार करना हो,
आप कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 25 जो है वो तुम्हारा व्यक्तिगत रूप से, यहाँ व्यक्ति लिखा हुआ है, वहीं पे यदि यहाँ व्यक्ति के जगह एक समूह लिख देता तब क्या मारते, 25 मारते या 26 मारते हैं, तब 26 मारते। यहाँ व्यक्ति विशेष का बात हो रहा है, यानी आपका हो सकता है, मेरा हो सकता है, इनका हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। और आपको यदि मन है कि नहीं हम उसी भगवान को पूजा करें तो आप कर सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता है। आपको जैसे आचरण करना हो, जैसे धर्म का प्रचार प्रसार करना हो, माइक से बोलिए, ऐसे बोलिए, जैसे बोलिए, रोड पे बोलिए, चौराहे पे बोलिए, घर में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, आप अपना धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो एक व्यक्ति विशेष का जब बात आएगा तब अनुच्छेद 25, और जब पूरे समूह का बात आएगा तो अनुच्छेद 26। यहाँ व्यक्ति विशेष का बात किया गया था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, कह रहा है कि भारत के संदर्भ में सामाजिक विभाजन किन आधारों पर होता है, धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर, लेकिन भाषा के आधार पर भी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, भाषा के आधार पर भी कह सकते हैं, तुम्हारा संस्कृति के आधार पे कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, संस्कृति के आधार पे भी कह सकते हैं तुम्हारा। तो भारत में यदि सामाजिक विभाजन है तो उसका एक पहलू नहीं है, बहुत सारा पहलू है तुम्हारा, जिसमें एक धर्म भी है, एक जाति भी है, भाषा भी है, संस्कृति भी है, बहुत कुछ मायने रखता है, लिंग भी कह सकते हैं। भारत में सामाजिक विभाजन सेक्स के आधार पे भी किया जाता है। और आज भी आप चल जाइए रूरल इलाका, रूरल इलाका बोले तो ग्रामीण इलाके के तरफ, आज भी यदि महिला का या विचार आज भी ऐसा है, यदि किसी के आंगन में, किसी के घर में 5 बेटियों का जन्म हो रहा है और बेटा के चलते पता चलता है कि 7 बेटी हो रहा है, 8 बेटी हो रहा है, ये हम लोगों का मेंटलिटी बताता है कि हमारा समाज आज भी सेक्स के आधार पे भी बटा हुआ है। और यदि आपके यहाँ कोई 70-80 साल की बुढ़िया रही जिसके आंगन में, वहां पे तो और दिक्कत होगा, वो बोलेगी कि भाई साहब हमको नहीं, हमको मेल ही चाहिए। भाई साहब कैसे चाहिए? अब उस बुढ़िया को बायो कौन पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा सकते हैं। और उस पे हमारे देखिए समाज कितना गिरा हुआ है। और खास करके राजस्थान, बिहार, हरियाणा तरफ जाइए, उसमें दोष किसको दिया जाता है? महिलाओं को दोष दिया जाता है। और कहता है कि एक महिला ही एक महिला का दर्द समझती है, लेकिन ऐसा हमको बहुत कम केस में देखने को मिलता है। उसकी माँ जो है वो बेटा का ही साइड लेगी और भाई साहब महिला को बोलेगी कि नहीं इसी में कुछ दोष है। और हमारे यहाँ का अंधविश्वास ऐसा है, बिहार में जो सबसे बैकवर्ड होगा जो एरिया, वहां पे आप देखिएगा कि झाड़ फूक सब करवाया जाता है, नहीं करवाया जाता है। ये अंधविश्वास है कि बाबा के पास चलो। और भाई साहब ऐसा तो भारत में सामाजिक विभाजन जो है वो 1-2 आधार पे नहीं कह सकते हैं, बहुत सारे आधार पे जो है वो बटा हुआ है तुम्हारा। क्लियर है? आगे देखिए, कह रहा है कि गांधी जी ने धर्म और राजनीति के संबंध में क्या कहा था? तो क्या कहा था? धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। और देखो आज भी एग्जाम्पल है इसका कि धर्म को आप राजनीति से कभी भी अलग नहीं कर सकते हैं। हाँ, एगो होता है पॉजिटिव वे में, एगो होता है निगेटिव वे में। आप उसका परिभाषा कैसे दे रहे हो वो मायने रखता है। कहने का मतलब हम नहीं समझे आप लोग? समझे? कहने का मतलब ये था कि धर्म के नाम पर आपको लड़ाया भी जा सकता है। अरे धर्म का वोटिंग बैंक होता है कि नहीं होता है? और जाति का भी वोटिंग बैंक होता है तुम्हारा। और यदि हम बोले तो बिहार इसमें 1 नंबर पे है, सबसे ज्यादा जाति के आधार पे यदि मन मुटाव है तो भारत में कहां पे दिखेगा? बिहार में दिखेगा। बिहार में बहुत दिखेगा। मेरे नाम के पीछे झा लगा हुआ है तो बिना मेरे सोचे या मेरे कहे सामने वाला समझ जाएगा ये बीजेपी का है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आपके नाम के पीछे यादव लगा हुआ है, सीधे आरजेडी पे आ जाता। मतलब साफ साफ ये दर्शा रहा है कि बिहार में सबसे ज्यादा जातीयता है। कोई हमसे नहीं पूछेगा कि हाँ सही में तुम पसंद करते हो या नहीं करते हो।
जो सही है, जो गलत है गलत है। सही वाला, देखिए कोई भी इंसान हो, कोई ये बोल दे कि हम पूरा जिंदगी में सारा काम सही किए, ये असंभव है। कोई इंसान ऑल टाइम सही काम नहीं कर सकता है। चाहे कोई भी पार्टी, हम ये पार्टी के संदर्भ में नहीं बोल रहे, व्यक्ति विशेष के संदर्भ में बोल रहे हैं। हम ही बोल दे कि हम जितना भी काम किए पूरा का पूरा सही किए, गलत भी किए हैं। आप बोलिएगा तो आप भी गलत कहीं ना कहीं कि अरे जब भगवान राम नहीं बच पाए, भगवान राम राज धर्म को अपनाने में पति धर्म को भूले ना, तो भाई साहब जब भगवान नहीं बच पाए और पति धर्म को पकड़ते तो राज धर्म से उनको मिलता। तो भाई साहब हर इंसान में कुछ ना कुछ होता है, कुछ गड़बड़ी होगा, कुछ अच्छाई होगा, तो वो हर एक इंसान में, तो सेम पार्टियों में होता है। तो जो सही किया उसका सही, जो गलत किया उसको गलत, सिंपल सी बात है। यहाँ पे पार्टी का बात ही नहीं होना चाहिए। हाँ कोई कोई होता है कि सब काम में गलत करता है, तब तो उसका अलगे है। यहाँ पे कोई दिक्कत है? अब ध्यान समझिए, 20 नंबर क्वेश्चन। 1918 में किन्हें मतदान का अधिकार मिला था? किसको मिला था? महिलाओं को भारत में पहली बार मतदान का अधिकार 1921 में, और अधिनियम बोलेगा तो 1919 में। भारत में अधिनियम पूछेगा तो क्या बोलिएगा? 1919 के अधिनियम के तहत। और पहली बार जो वोट दिया गया देने के लिए वो कब मिला? 1921 में। ठीक है तुम्हारा। किस विभाग में महिलाओं की सरकारी सेवा में भागीदारी बहुत ज्यादा है? किसमें है रे? शिक्षा ना। हालांकि अब पुलिसों कह सकते हो, पुलिसों विभाग में अभी कम न है ना? नहीं, शिक्षा में भी है। क्या बात करते हैं? ये सब क्या है? ये सब जाएंगी तो वहीं जाएंगी हो। लिख लिए है? देखो, किसी को तुम बार बार कहोगे तो ये मत सोचिएगा कि उल्टा के जवाब नहीं दिया जाएगा, दिया जा सकता है। ईगो पे ठेस मत पहुंचाइए। लड़की है, चला पुलिस लड़की है का ज्यादा सुनेगा, मत बोलो ज्यादा। ठीक है, आगे बोले, आगे पढ़े। सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा क्यों आवश्यक है? तो क्यों आवश्यक है? सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए। हमको लगता है यहीं से शुरुआत हुआ था। क्या यहीं से शुरुआत हुआ था? तो आपका जो है वाला जो टोटली का टोटली था हम लोगों ने देख लिया। नया क्वेश्चन जो है पीडीएफ, वो आप लोग को कल आ जाना है, और कल आप लोगों को सारा का सारा पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन वाला आप लोग को भी जो है टेलीग्राम पे है वो पीडीएफ सेंड करवा दिया जाएगा। ठीक है? हाँ? नहीं समझे क्या बोल रहे हैं? अच्छा, टेस्ट जो वहां लिए थे वो फाउंडेशन का बात एससीईआरटी में करोगी? अच्छा, सर से बात कर, झा सर से बात किया करते हैं। एक बार झा सर से आप लोग बोलिएगा।